ये भाई क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अच्छा भाई देखिए, n की वैल्यू आपको दी गई है, m की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो m इक्वल टू होगा n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको दी गई 4 दी गई है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16। मतलब यहाँ पर आपको m की वैल्यू दी गई है 16 दी गई है। ठीक है, अच्छा भाई देखिए m की वैल्यू कितनी 16, इसका मतलब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 32। ठीक है, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए टोटल यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें से 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्लस का हाफ स्पिन में और 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे माइनस का हाफ स्पिन में। ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे हाफ स्पिन में इलेक्ट्रॉनों की जानकारी मांगी थी, तो कितने निकल आए 16 इलेक्ट्रॉन होंगे हाफ स्पिन में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे देखिए, 2 कंटेनर ऑफ 10 लीटर एंड 20 लीटर। हमारे पास 2 कंटेनर हैं, हमने इन दोनों कंटेनर को विद द हेल्प ऑफ स्टॉप कॉक से सेपरेट कर दिया। ठीक है, हमने मान लिया कंटेनर ए है, इसमें गैस ए है, और एक कंटेनर बी है, इसमें गैस बी है। ठीक है, कंटेनर ए के लिए वॉल्यूम आपको दिया गया 10 लीटर। हमने मान लिया कि यहाँ पे वॉल्यूम 10 लीटर V1 है और वॉल्यूम V2 यहाँ पे दिया गया है 20 लीटर। ठीक है, फिर वो क्या कहा है कि आइडल गैस एट 6 एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ पर आपको प्रेशर P1 दिया गया है 6 atm और P2 आपको दिया गया है 10 atm दिया गया है, और क्वेश्चन ने आपसे फाइनल प्रेशर पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे फाइनल प्रेशर पूछा है। आइए तो देखिए, फाइनल प्रेशर निकालने के लिए P1 इंटू V1 प्लस P2 इंटू V2 इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, P1 की वैल्यू दी गई है 6 atm और V1 दिया गया 10 प्लस P2 दिया गया 10, V2 आपको दिया गया 20 इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू V1 10 है और V2 20 है, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आ गया 30 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर इसको, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 60, ये हो जाएगा टोटल 260 इक्वल टू आ जाएगा फाइनल प्रेशर इंटू 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका फाइनल प्रेशर आ जाएगा, यहाँ से आपका फाइनल प्रेशर आ जाएगा, सॉल्व कीजिए जिसको दिए गया 24 8.66। ठीक है, आंसर क्या होगा 8.66 एटमॉस्फेयर, थर्ड आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू S, P, D और F ब्लॉक। ठीक है, आइए हमें क्या देखना, हमें यहाँ पर रॉन्ग एग्जाम्पल देखना है, हमें यहाँ पर रॉन्ग एग्जाम्पल देखना है। क्वेश्चन ने आपसे रॉन्ग एग्जाम्पल पूछा है। आइए S ब्लॉक एलिमेंट दिया गया, सीजियम दिया गया, बिल्कुल सही है। जो सीजियम होता है S ब्लॉक का एलिमेंट है, बिल्कुल सही दिया गया है। P ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे दिया गया, आपको बेरियम दिया गया, गलत है। जो बेरियम होता है ये P ब्लॉक का नहीं होता, बल्कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किसका होता है? S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और ये होता है सेकेंड आर ग्रुप का एलिमेंट होता है। किसका होता है? सेकेंड आर ग्रुप S ब्लॉक। ठीक है, गलत दिया गया है, आंसर हो गया सेकेंड। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए देखते हैं क्या है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की जानकारी देनी है, ठीक है। पहले देखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए, मान लो सपोज डेट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिया, हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लिया, 1s2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसके s सबसेट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। कौन सबसे s सबसेट है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इन दोनों के लिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखिए, हमें देखना इनका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपोजिट स्पिन में होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है और सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पे एक प्लस का हाफ होगा तो दूसरा माइनस का हाफ है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है, बट जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो अलग अलग होता है। बिल्कुल सही दिया है। आगे देखते हैं। ऑल द ऑर्बिटल इन अ सबसेल आर फर्स्ट ऑक्यूपाइड सिंगली विद अ पैरेलल स्पिन। बिल्कुल सही दिया है। देखिए, मान लो कि ये पी सबसेल का है, ठीक है। अच्छा भाई, देखिए, जब होता है क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हो तो आप सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देते हो विद अ पैरेलल स्पिन। बिल्कुल सही दिया गया स्टेटमेंट। सेकंड, थर्ड देख लीजिए। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ क्रोमियम एटम इज अ 3d4 एंड 4s2। आइए चेक करते हैं। क्रोमियम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ठीक है। देखिए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 2 12 6 18 20 4 24। बिल्कुल सही। देखिए, होता है क्या है, जो क्रोमियम होता है यहाँ पे क्या होता है कि s सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन d सबसेल में चला जाता है, तो उसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो हो जाएगा 4s1 3d5, ठीक है। क्या होगा, 4s1 3d5, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 4s2 3d4, गलत दिया गया है। आंसर हमसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन ने आपसे नॉर्मलिटी ऑफ अ मिक्सचर पूछा है। क्वेश्चन ने आपसे नॉर्मलिटी ऑफ अ मिक्सचर पूछा है, ठीक है। आइए, हमें यहाँ पे नॉर्मलिटी ऑफ अ मिक्सचर निकालना है, तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल हो जाएगा मिलीग्राम समेशन ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्लस मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन ने यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम दिया है 1 लीटर।
टोटल वॉल्यूम 1 लीटर का मतलब हो गया कि यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आपको दिया गया है 1000 ml, ठीक है। आइए देखिए, हाँ एचसीएल के लिए जानकारी आपको दी गई, वॉल्यूम 5 ml है और नॉर्मलिटी 1 है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 5 ml हो गया और नॉर्मलिटी 1 हो गई, प्लस H2SO4 के दिया गया, नॉर्मलिटी कितनी 1/2 है, नॉर्मलिटी 1/2 आ गई, और वॉल्यूम आपको दिया गया है 20 ml, प्लस HNO3 के लिए वॉल्यूम आपको दिया गया 30 ml दिया गया है, और नॉर्मलिटी आपको दी गई 1/3 दी गई है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1000 है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 10 टाइम्स गया, 10 टाइम्स गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगी, ठीक है, 25/1000, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/40। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कितनी आ गई, 1/40 आ गई। आंसर क्या हो जाएगा, 4th आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ 5th ऑर्बिट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, 5th ऑर्बिट के निकालना है। आइए क्या फॉर्मूला होगा, mv r इक्वल टू n इंटीजर h/2π, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको n की वैल्यू कितनी दी, 5 दी है, तो 5 × h/2π, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2.5 h/π, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 2.5 h/π, 4th आंसर इज द राइट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर करेक्ट। अच्छा भाई, फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सोडियम एटम, अच्छा क्या चला गया ये, ठीक। आइए देखिए, सोडियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे जानकारी मांगी गई है, ठीक है। सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और आ जाएगा 3s1 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आइए देखिए, सोडियम के लिए यहाँ पे इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। s सबसे लेना तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसके लास्ट सबसेट में 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पे इसका जो स्पिन होगा वो होगा प्लस का हाफ होगा, ठीक है। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, n की वैल्यू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s बराबर प्लस का हाफ, बिल्कुल सही। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम, ठीक है। अच्छा भाई, देखिए ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी चेंज होगा और एटॉमिक वेट भी चेंज होगा। बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस सेल है वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, 4th होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। With the mass of a particle if uncertainty in its position is 10 की पावर -8 मीटर and velocity। अच्छा आइए देखिए,
डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको जानकारी दी है, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने यहाँ पर आपको डेल्टा एक्स की जानकारी दी है 10 की पावर -8 मीटर, और डेल्टा वी की वैल्यू आपको दी गई है 5.26 इंटू 10 की पावर -25 मीटर सेकंड इनवर्स दी है। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपसे मास की जानकारी मांगी है। ठीक है, इन किलोग्राम में देखिए डेल्टा पी जो होता है मोमेंटम होता है। ठीक है, और डेल्टा पी इक्वल हो जाता है m इंटू डेल्टा वी। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको डेल्टा वी की जानकारी दी है और मास की जानकारी आपसे मांगी है। ठीक है, तो आप डेल्टा पी के स्थान पे m इंटू डेल्टा वी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पे डेल्टा पी के स्थान पे रखेंगे डेल्टा वी इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, इंटू एम। हमें क्या निकालना, हमें m की जानकारी निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू h अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू डेल्टा बी नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा बी की जानकारी दी गई है 5.26 इंटू 10 की पावर -25 इंटू, और यहाँ पे आपको डेल्टा एस की जानकारी दी है 10 की पावर -8। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.01 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। आइए, द वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर शोन बिलो। आइए, क्वेश्चन ने यहाँ पर आपसे प्रेशर की जानकारी मांगी है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर को कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, y एक्सिस पे V को लिया है और x एक्सिस पे T को लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे V इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा mx। यहाँ पे देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल गया है। ठीक है, y इक्वल टू mx। ठीक है, हमें बताना है P1, P3 और P2 के विषय में किसका प्रेशर कम होगा और कौन ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए यहाँ आप देखिए m होता है, जो m होता है ये होता है स्लोप होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है m इक्वल टू दिया गया है NR अपॉन P दिया गया है। ठीक है, आइए यहाँ पे आप देखिए स्लोप जो है वो प्रेशर के इनवर्स है। यदि स्लोप इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, P1 से P2 जाने पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। स्लोप सबसे कम किसका है, P1 का है, तो P1 का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाएगा P3 और फिर आएगा P2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। Which of the following, which of the properties of isotopes of an element is different? आइए
आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, सही सेम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये डिफरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। The law of tide is not applicable on, अच्छा भाई, law of a tide is given by Dauvergne. Law of tide is given by Dauvergne, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है वो सेकंड एटम का एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास होगा 35.5 होगा, प्लस आयोडीन इसका हो जाएगा 127 हो जाएगा, और हमने इसका निकाल लिया मीन, तो यहाँ पे आ जाएगा करीब 81.25 आएगा। मतलब यहाँ पर जो ब्रोमीन है इसका एटॉमिक मास आएगा 81.25, अप्रॉक्स 80 होता है, मतलब ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं सेकंड वाला, सोडियम का एटॉमिक मास होगा 23 हो जाएगा, प्लस और क्या देगा, रुबिडियम इसका एटॉमिक मास होगा 85 होगा। इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। मतलब जो डॉर्बनियर का लॉ ऑफ टाइड है वो सेकंड वाले ऑप्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। What will be the product of electrolysis of an aqueous solution of silver nitrate with the silver electrode? आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ने यहाँ पे जो सॉल्ट लिया है, वो सिल्वर का है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ली गई है वो भी किसकी है, सिल्वर की है, ठीक है। आइए देखिए, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया और मैंने इस पर डाला AgNO3 ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने एक्सटर्नल वायर से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, ये अपने आयनों में टूटेगा तो सिल्वर पर चार्ज आएगा +1 और नाइट्रेट पर चार्ज आएगा -1 आएगा, ठीक है। ये होगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड, ठीक है। जो कैटायन होता है वो कैथोड पे जाता है और जो एनायन होता है वो एनोड पे जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर आपने सॉल्ट जिस मेटल के लिया है उसी मेटल की आपने एनोड बना दी है, ठीक है। जिस मेटल का सॉल्ट है उसी मेटल की एनोड है, तो यह कहलाता है एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एनोड है ये अपने अंदर से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सॉल्यूशन में Ag+ की फॉर्म में आके डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। मतलब एनोड से Ag+ सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से Ag+ कैथोड पे जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा,
Ag फ्रॉम Ag एनोड बिल्कुल सही है, डिजॉल्व व्हाइल Ag प्लस फ्रॉम सॉल्यूशन गेट डिपॉजिट ऑन कैथोड बिल्कुल सही दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। When the temperature of an ideal gas is increased from 27 degrees Celsius to 927 डिग्री सेल्सियस, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। आइए क्वेश्चन ने आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 3/2 nRT। ठीक है, आइए देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली फॉर द टेम्परेचर। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है। क्वेश्चन ने क्या किया है कि उन्होंने टेम्परेचर को जस्ट इंक्रीज कर दिया है, मतलब यहाँ पर आपको T1 दिया गया था, T1 आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, हम कह सकते हैं T1 यहाँ पे आपको दिया गया 300 केल्विन दिया गया है। ठीक है, फिर बाद में T1 को बढ़ा के T2 कर दिया यहाँ पे 927 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर T2 आपको दिया गया है 1200 केल्विन दिया गया है। तो उन्होंने पूछा कि बताइए इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, आइए देखिए भाई यहाँ पे देखिए 3/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, गैस यूनिवर्सल कांस्टेंट है, N दोनों के सेम होगा तो N भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टेम्परेचर T आ गया है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए टेम्परेचर यहाँ पे कितना दिया गया, 300 दिया गया है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए टेम्परेचर हो गया 1200 केल्विन हो गया। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमें KE2 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी 2 को काइनेटिक एनर्जी 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना इसके लिए 1200 केल्विन है, और नीचे टेम्परेचर कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो काइनेटिक एनर्जी से 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 इंटू KE। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में। आइए हमें पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। देखिए पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO5 होता है। ठीक है, H2SO5 होता है। आइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पर ऑक्सो, इसके देखिए नाम पे आ गया पर ऑक्सो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज होगा। ठीक है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ठीक है, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 सल्फर हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर ज़्यादा होगी, ये दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर चार्ज आएगा -2, तो सल्फर पे चार्ज आ जाएगा +2 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ये दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर आएगा चार्ज -2, और सल्फर पे चार्ज आएगा +2 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर ज़्यादा, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज आएगा -1, तो इस पर चार्ज आएगा +1। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे चार्ज आएगा -1, तो इस पर चार्ज आएगा +1। टोटल सल्फर पे कितना चार्ज आ गया, +6 आ गया। ठीक है, यह इसकी होगी ऑक्सीडेशन नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 66 पे।
क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। व्हाट इज द जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द कॉइनेज मेटर। यहाँ पे आपसे कॉइनेज मेटर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा गया है। कॉइनेज मेटल, ठीक है, जो कॉइनेज मेटल होता है ये डी ब्लॉक फर्स्ट बी ग्रुप का होता है, ठीक है, डी ब्लॉक फर्स्ट बी ग्रुप में होता है। कॉइनेज मेटल, जो कॉइनेज मेटल होते हैं यहाँ पे क्या होता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होता है, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47 होगा और गोल्ड का एटॉमिक नंबर होगा 79 होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि इन तीनों में एस सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में चला जाता है, ठीक ना। एस सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में चला जाता है। अगर देखा जाए डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का होना चाहिए वो तो होगा ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होता है आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा कॉइनेज मेटल के लिए। बट यहाँ पे क्या होगा कि एस सबसेल, सॉरी यहाँ पे मैंने ये ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एस सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में चला जाएगा, उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा वो आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपसे पूछा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NS-1 D10 NS1, ठीक है, सेकंड वाला होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन 95% NaCl बाई मास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि 95% NaCl बाई मास, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 95 ग्राम NaCl डिजॉल्व है, हम ये बात कह सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए क्या है, चूँकि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 95 ग्राम NaCl प्रेजेंट है तो यहाँ पे इन्होंने वेट दिया है सॉल्यूशन का 10 ग्राम दिया। अगर इतने ग्राम में इतने ग्राम प्रेजेंट है तो 10 ग्राम सॉल्यूशन में NaCl होगा 9.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से NaCl का वेट आ गया 9.5 ग्राम, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें इसके निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, ठीक है। वेट में यदि हम इसके मॉलिक्यूल का वेट से डिवाइड कर दें, इसका मॉलिक्यूल का वेट हो जाएगा 23 सोडियम का और 35.5, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ जाएगा 58.5, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूल वेट होगा वो होगा 58.5 होगा। सब ने डिवाइड कर दिया तो इसके मोल आ जाएंगे, डिवाइड करने पे इसका मोल आएगा 0.0162 मोल आ गए। हमें क्या निकालना, हमें निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। यदि मोल में हम इसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें Na से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होगी 6 × 10⁻23, तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे इसको सॉल्व करने पे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे अप्रॉक्स 0.99 × 10⁻23, ठीक है, जिसको आप 10⁻23 भी कह सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 10⁻23 आ जाएंगे। हमने क्या किया, मोल में एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए हैं, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। आइए हमें इम्पॉसिबल अरेंजमेंट देखना है, ठीक है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 हो सकती है, बिल्कुल सही दिया गया है। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर l की वैल्यू 0 तो m भी 0 होगा, बिल्कुल सही है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -3 नहीं हो सकती है, गलत दिया गया है, ठीक है। देखिए अगर l की वैल्यू 2 दी गई है तो m की जो वैल्यू होगी वो होगी -2, -1, 0, +1, +2 हो सकती है, ठीक है, बट -3 नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होगा? थर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑक्साइड इज एम्फोटाइक इन नेचर। हमें यहाँ पे एम्फोटाइक क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑक्साइड इज एम्फोटाइक। अच्छा भाई, हमें एम्फोटाइक बताना है, ठीक है। हमसे यहाँ पे एम्फोटाइक के विषय में पूछा गया है। कौन सा क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम, आर्सेनिक और जिंक। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटाइक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 1.5 ग्राम ऑफ एन एम्प्योर सैंपल ऑफ अ सोडियम सल्फेट। अच्छा भाई, क्वेश्चन ने क्या किया है? क्वेश्चन ने आपको इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट दिया है 1.5 ग्राम, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया गया है सोडियम सल्फेट Na2SO4 दिया गया है, जिसका वेट है 1.5 ग्राम दिया गया है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ अ बेरियम क्लोराइड। हमने क्या किया? इसको बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा दिया, जो कि एक्सेस में दिया गया है। सोल्यूशन व्हेन 1.74 ग्राम ऑफ अ बेरियम सल्फेट ऑब्टेन। अच्छा भाई, जब इन दोनों आपस में रिएक्ट किया तो यहाँ पर हमें मिला बेरियम सल्फेट यहाँ पे मिल रहा है 1.74 ग्राम। 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट मिला, प्लस क्या बचा? ट्वाइस NaCl। आइए, ठीक है, ये हुआ। क्वेश्चन ने आपसे परसेंटेज ऑफ अ प्योरिटी पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको जो वेट दिया गया है ये इम्प्योर वेट दिया गया, मतलब यहाँ पे जो आपको वेट दिया गया है ये आपको टोटल वेट दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो वेट आपको दिया गया है ये आपको टोटल वेट दिया गया है। हमें क्या करना होगा? हमें इसका प्योर वेट निकालना होगा, हमें सोडियम सल्फेट का प्योर वेट निकालना होगा, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं। देखिए ये तो एक्सेस में इस समय कोई मतलब है नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में लगाएंगे रिलेशन, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे इसका आपको बेरियम सल्फेट का आपको वेट दिया गया है, तो आप क्या करेंगे कि इसके वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 233, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट के मोल आ जाएंगे, तो बेरियम सल्फेट के मोल आ जाएंगे यहाँ पे 0.0074 आ गए, ठीक है। आइए देखिए, जब एक मोल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है तो एक मोल सोडियम सल्फेट डिकम्पोज होता है, ठीक है। अगर इतने मोल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा तो इसके लिए इतने मोल डिकम्पोज हो जाएंगे। एक मोल बनता है तो एक मोल जाता है, अगर इतने मोल बनेंगे तो इतने मोल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट का के लिए यहाँ पे जो मोल होंगे वो आ गए 0.0074 आ गए, ठीक है। इसका मोल आ गया, हम क्या करेंगे? इसका वेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मोल इक्वल टू क्या होगा? मोल इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यदि आपको इसका वेट निकालना है तो उसके मोल में
मॉलिक्यूल का वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसका वेट आ जाएगा, तो वेट आ जाएगा वेट इन ग्राम इक्वल टू मोल कितने 0.0074 इंटू इसका मॉलिक्यूल वेट हो जाएगा 142। ठीक है, तो यहाँ से सोडियम सल्फेट का वेट आ जाएगा 1.05 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये आपने जो वेट जो अभी निकाला है ये प्योर वेट है। ठीक है, ये क्या है, ये प्योर वेट आपको दिया गया है, आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालनी। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज ऑफ प्योरिटी इक्वल हो जाएगा प्योर वेट जो आपने निकाला है, प्योर वेट अपॉन टोटल वेट जो आपको दिया गया था। ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे प्योर वेट कितना आ गया 1.05 ग्राम आया है, 1.05 ग्राम, और टोटल वेट आपको कितना दिया गया तो 1.5 दिया गया था इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 105 अपॉन 1.5। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अप्रॉक्स 70 ग्राम के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आइए आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। The wavelength of an electron moving with a velocity of 10 की पावर 7 मीटर सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन ने आपसे वेवलेंथ पूछी। ठीक है, और वेलोसिटी आपको दी गई, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम इंटू वी। ठीक है, यहाँ पे आप ये तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी लगा दीजिएगा। ठीक है, आइए हमें क्या निकालना, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 10, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 अपॉन टेन की पावर माइनस 34 अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी आपको दी गई है 10 की पावर 7 दी गई है। ठीक है, 10 की पावर 7 दी गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है इसका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। The frequency of light emitted for the transition n equal to 4 to n equal to 2 of helium is equal to the transition in a hydrogen atom। आइए देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है frequency of light is equal of helium एंड इन अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन एटम के लिए आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, सी तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/λ कह सकते हो ना। अगर इन दोनों के लिए, अगर हीलियम और एच एटम हाइड्रोजन एटम के लिए अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो मैं ये भी तो कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए 1/λ की वैल्यू तो सेम है, कह सकते हो ना भाई। जायज़ बात, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/λ आ गया। अगर हीलियम और हाइड्रोजन एटम के लिए फ्रिक्वेंसी सेम है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हीलियम और हाइड्रोजन एटम के लिए
1 बाई लैम्डा भी आपस में क्या है, सेम है, कह सकते हैं ना। ठीक, आइए देखिए, देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए जो ट्रांजिशन हो रहा है N2 से N1 पे हो रहा है, ठीक है। हीलियम के लिए जो ट्रांजिशन हो रहा है N2 से N1 पे हो रहा है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए 1 बाई लैम्डा आपस में इक्वल है। ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए 1 बाई लैम्डा आपस में इक्वल है, ठीक है। आइए, 1 बाई लैम्डा को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, R² 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। हमें हाइड्रोजन एटम के लिए N1 और N2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हीलियम एटम के लिए R² इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। Z हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा, पहले R से R कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। आइए, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये दोनों आपस में इक्वेट हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में इक्वल करना है तो इस Z को अंदर भेजना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपस में इक्वल हो जाएंगी। Z क्या है, हीलियम के लिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस 4 को आप अंदर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, 4 को अंदर भेज दिया। N1 हीलियम एटम के लिए N1 दिया गया है 2 और N2 दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक है। तो N1 के स्थान पे क्या रखोगे, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे कितना आ गया, 4 आ गया, अपॉन N2 की जानकारी कितनी थी, N2 की वैल्यू दी गई 4 दी गई, N2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 4 को अंदर भेज दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, 1 बाई 1 आ गया। मैं यहाँ का दे जगह नहीं हमारे पास, 1 बाई 1 हो गया, माइनस का 1 बाई 4 हो गया, ठीक है। ये देखिए, आप समझ गए ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर रखा 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 4 को मैंने अंदर भेज दिया, ठीक है। और ये क्या हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया, तो ये आगे 1 बाई 1 आ गया, और यहाँ पे आके 1 बाई 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए N1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। N1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अगर N1 स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो N1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। N2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर N2 स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए N1 होगा 1 होगा, और N2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से फर्स्ट पे आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ H2O, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर। अच्छा भाई, if the cooling starts from 500 Kelvin to their critical temperature, the gas that liquefies first, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिए आपको गैसें दी गई, वाटर दिया गया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आपको दी गई। इन सभी का आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 केल्विन से कूलिंग स्टार्ट हो रही है। जो कूलिंग है वो 500 केल्विन पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यदि आपको गैस को लिक्विफाइड करना है, यदि आपको किसी गैस को लिक्विफाइड करना है तो उस गैस को 500 केल्विन के नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। आइए, यहाँ पर जो H2 है
इसका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया 647 दिया गया, और कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 500 केल्विन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब वाटर को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया 405 केल्विन दिया गया। हाँ, अमोनिया गैस लिक्विफाई हो सकती है। CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया 304 केल्विन। हाँ, CO2 गैस भी लिक्विफाई होगी। और ऑक्सीजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है 154, ठीक है। मतलब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 गैस, ये तीनों गैस लिक्विफाई हो सकती हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताए इनमें से सबसे पहले लिक्विफाई कौन सी गैस होगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिक्विफाई होगी अमोनिया गैस होगी, ठीक है, क्योंकि अमोनिया गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 500 केल्विन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि जो अमोनिया गैस है इसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। मतलब इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनका ईज ऑफ अ लिक्विफिकेशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। आई लिक्विफाई तीनों होंगे बट अमोनिया सबसे पहले लिक्विफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। एनीथिंग दैट influences the valence electron will affect the chemistry of the element, which one of the following factor does not affect the valence cell। वो कौन सा फैक्टर है जो वैलेंस सेल पे अफेक्ट नहीं डालेगा, बाय वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डालेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी होगा और न्यूक्लियर मास। बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर मास, ठीक है। न्यूक्लियर मास डस नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। एट NTP इन अ कंटेनर 100 ml N2 एंड 100 ml ऑफ H2। आइए, हमें अमोनिया गैस का वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि N2 गैस आपको दी गई 100 ml दी गई है, N2 गैस आपको 100 ml दी गई है और H2 गैस आपको दी गई है 100 ml, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन ने आपसे अमोनिया गैस का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। आइए पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2N है, यहाँ पे 2 मोल नाइट्रोजन का आइटम है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 6 मोल हाइड्रोजन आइटम हो गए, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगला काम कि आप यहाँ पे निकालेंगे लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो H2 होगा यही आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा, ठीक है। जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वो 100% ख़त्म हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हमें अमोनिया गैस का वॉल्यूम पता लगाना है, ठीक है। आइए 100 ml चला गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा, प्लस का 100 ml इंटू इसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिटिंग वाले बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 200/3, 3 संग 18, तो कई बार आ जाएगा 66.67 आएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ लैंथेनॉइड इज, ठीक है। क्या होगा भाई, लैंथेनॉइड। अच्छा भाई, मतलब F ब्लॉक कंप्लीट होना चाहिए, तो क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ लैंथेनॉइड। आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर होगा, क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं।
आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, when an electron jump from fifth excited state to second excited state in hydrogen atom the number of line produced in the Balmer sheet। आइए तो ये क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है पांचवें एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है। पांचवें एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया कि यहाँ पर N2 की जो वैल्यू होगी वो पांचवें से जस्ट हायर, पांचवें से जस्ट हायर, मतलब यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से जंप कर रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया कि यहाँ पर N की वैल्यू होगी सेकंड से जस्ट हायर, मतलब यहाँ पर N की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सिक्स्थ एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएंगी इक्वल टू N2 माइनस N1, फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। आइए N2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो गया 6 माइनस N1 की वैल्यू कितनी दी थी, दी गई, सॉरी गलत हो गया, लिख दिया मैंने, ठीक है। N2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 6 दी गई है, तो 6 माइनस और N1 की वैल्यू कितनी 3 है, 3 हो गया, N2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ गई 6 आ गई। क्वेश्चन ने आपसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन नहीं पूछी है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ लाइन प्रोड्यूस इन बार्मर सीज, ये पूछा आपसे, ठीक है। आइए देखिए मैं क्या निकालना, लाइन प्रोड्यूस इन अ बार्मर सीज निकालना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है। आइए देखिए क्या हो जाएगा, ठीक। आइए देखिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी लाइमन सीज हो गई, ये आपकी बार्मर सीज हो गई, लाइमन बार्मर, और ये हो गई पास्चन हो गई, ये आपकी ब्रैकेट हो गई, लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट, ये हो गई आपकी पी फंड हो गई, और ये वाली हो गई आपकी हम्फ्री हो गई, ठीक है। आइए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 6 से थर्ड एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। थर्ड कौन सी वाली होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये, ठीक है। आइए ठीक, देखिए हमें यहाँ पे 3 लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई
2 लाइन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं और 1 लाइन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। टोटल कितनी लाइन प्रोड्यूस हो गई? 6 लाइन, 3 2 5 1 6 लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है। क्या बामर शीर्ष पे क्या कोई लाइन प्रोड्यूस हुई? नहीं, बामर शीर्ष पे कोई भी लाइन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर होगा 4 होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। Which of the following relationship between पार्शियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज करेक्ट? आइए चेक कर लेते हैं। हमें रिलेशनशिप निकालना है पार्शियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। पहला दिया गया P इक्वल टू NRT अपॉन V, बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। ठीक है, आइडियल गैस की इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो P इक्वल हो जाएगा NRT अपॉन V, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला देख लीजिए क्या है, टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3, बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है, टोटल प्रेशर, हाँ बिल्कुल सही। देखिए क्या है कि मान लो कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक से ज़्यादा गैस है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ने उस कंटेनर में टोटल प्रेशर पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर, देखिए P इंटू V इक्वल टू NRT होगा। ठीक है, कंटेनर में एक से ज़्यादा गैस है तो यहाँ पे जो गैस के जो मोल होंगे वो आपको टोटल मोल रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा टोटल प्रेशर, निकल आएगा टोटल प्रेशर इक्वल टू टोटल मोल RT अपॉन वॉल्यूम V। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, टोटल मोल को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, इंटू RT से मल्टीप्लाई किया और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर आ गया, बिल्कुल सही दिए। मतलब यहाँ पे जो तीनों रिलेशन दिए गए वो आपको सही दिए गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे which of the element with the following outer orbital configuration में the largest number of oxidation state। अच्छा भाई, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए और यहाँ पे जितने भी सबके सब डी ब्लॉक के एलिमेंट दिए गए। अच्छा भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट दिए गए, यहाँ पे इस पर डी सबसे में 3 इलेक्ट्रॉन है और एस सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेनेडियम। यहाँ पे भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल नंबर यहाँ पे हो जाएगा वेनेडियम आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। यहाँ पे देख लीजिए, डी सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन, एस सबसे में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, डी सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन, एस सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, डी सबसे में 2 और एफ सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइटेनियम हो जाएगा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, आइए हमें क्या बताना है, हमें यहाँ बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज होगा। ठीक है, जो मैग्नीज होती है ये जो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है +7 शो करती है। ठीक है, इसका जो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7 होगा। ठीक है, देखिए भाई, इसके बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बैलेंस में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो कर सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं।
excess of carbon dioxide is passed through 50 ml of 0.5 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम आपको दिया गया 50 ml वॉल्यूम दिया गया है और कंसंट्रेशन दी गई 0.5 मोलर दी गई है, ठीक है। हमने इसको ट्रीट करा दिया एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमने इसको ट्रीट कराया एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्सेस में है, ठीक है। अच्छा भाई, जब इन दोनों ने आपस में ट्रीट किया तो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया प्लस वाटर बाहर निकल गया, प्लस वाटर बाहर निकल गया, ठीक। आइए, अच्छा भाई, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द सॉल्यूशन वाज एवापोरेटेड टू ड्राइनेस, ठीक है। हुआ क्या, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो जो प्रोडक्ट बना हमने इसको हीट किया, जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ पे जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में अलग हो गया, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो बर्तन में क्या बचा, बर्तन में बचा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बचा, ठीक है। अच्छा भाई, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बचे हुए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इसके ऊपर डाला 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि बताइए इस कैल्शियम कार्बोनेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना वॉल्यूम डालें, ठीक है। आइए देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की जानकारी निकालनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये तो एक्सेस में, हम इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है और मोलरिटी दी गई है, तो वॉल्यूम और मोलरिटी की हेल्प से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकाल लीजिए, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ml में है तो 1000 कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। मोलरिटी कितनी दी गई 0.5, तो मोल इक्वल टू आ जाएगा एक मिनट, मोलरिटी दी गई 0.5, मोलरिटी दी गई 0.5 दी गई है, इक्वल टू मोल हम निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 50 ml है, इंटू 1000 कर दिया है, ठीक है। तो कितना आ गया 20 आ गया, तो यहाँ से मोल आपके आ जाएंगे, मोल इक्वल टू आगे आ जाएगा 0.5 बाई 20, ठीक है। तो मोल आगे 1/40 आ गए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इसके जो मोल है इसके हमें मोल मिल गए 1/40, इसके मोल आ गए, ठीक है। एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाता है तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अगर 1/40 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ख़त्म होगा तो 1/40 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए 1/40 आ गए, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। आइए अब देखिए क्या है, अब 1/40 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इसके ऊपर डाला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाला, जिसकी जानकारी दी गई है, नॉर्मलिटी दी गई 0.1 नॉर्मलिटी दी गई है, और क्वेश्चन ने आपसे वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। यहाँ पर इसके मोल कितने आ गए 1/40 मोल आ गए, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे इन दोनों के बीच में ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। आइए, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट लगा देंगे, ठीक है। मैं ऊपर की हटा दे रहा हूँ रिएक्शन, या मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, मोल दिया गया है
यदि मोल में हम इसके बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसके मोल में कैल्शियम कार्बोनेट के बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मलिटी दी गई है 0.1 इंटू वॉल्यूम इन ml में, तो 1000 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मोल कितना है 1/40 है, बैलेंस फैक्टर कितना होगा 2 होगा, इक्वल टू 0.1 अपॉन 1000 इंटू वॉल्यूम भी हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ गया 1/20 आ गया, ठीक है। इधर चला गया तो 1000 कर दो इसको, इक्वल हो गया 0.1 वॉल्यूम भी हो गया। सॉल्व कर ले इसको तो आगे 50 आ गया, तो 0. तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 500 ml आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ गया 500 ml आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में, ठीक है। Question number 81. Taking into account the pressure and volume question, the gas equation can be written as वैन डर वाल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। आंसर क्या हो जाएगा सेकंड होगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए था कि वैन डर वाल इक्वेशन में प्रेशर ऑफ वॉल्यूम पे क्वेश्चन किया गया है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। 4 ग्राम NaCl प्रोड्यूसेस 9.8 ग्राम AgCl। अच्छा भाई, सोडियम क्लोराइड का वेट आपको दिया गया है 4 ग्राम दिया गया है, जो कि रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके इसने सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन किया है, जिसका वेट आपको दिया गया है 9.8 ग्राम दिया गया है। अच्छा भाई, ठीक है। देखिए रिएक्शन बैलेंस है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। आइए द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सिल्वर। अच्छा भाई, क्वेश्चन ने आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सिल्वर पूछा है, ठीक है। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है। बात देखिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट इक्वल हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन इट्स वैलेंसी या बैलेंस फैक्टर, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप ऐसे देख लीजिए, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर पे चार्ज कितना होगा +1 होगा, तो इसका वैलेंसी कितनी होगी 1 हो गई। चाहो तो यहाँ देख लो, सिल्वर पे चार्ज कितना होगा +1 होगा, तो इसके लिए वैलेंसी कितनी होगी +1 हो गई, ठीक है। आप सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकालना कहीं से भी निकाल लीजिए, सेम ही आएगा। तो भाई सिल्वर के लिए जो एटॉमिक वेट होता है 107.8 होता है, ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक वेट कहलाएगा, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, तो जाहिर सी बात इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, तो जिसका इसका जो एटॉमिक वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में आपसे सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट पूछा था, जो इसका एटॉमिक वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, जो मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पे
इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। बिल्कुल सही दिया है। रीजन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी डू नॉट यूज वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में वॉल्यूम का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। यही रीजन है कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। मतलब यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट भी सही है और रीजन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग टू, अच्छा भाई एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग टू किस एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग टू, आइए एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग टू, आइए देखिए एटॉमिक नंबर 34 अगर हम देखा जाए तो n इक्वल टू 4, पीरियड नंबर 4, ठीक है। पीरियड नंबर 4 में थर्ड बी ग्रुप से सेकंड बी ग्रुप तक होते हैं 21 से 30, ठीक है। ये हो गया आपका डी ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है। फिर हो जाएगा 31, 32, 33 और 34, ठीक है। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर जो 34 है उसका पीरियड नंबर मतलब n की वैल्यू आएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। और क्या दिया गया, हाँ पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक में, ठीक है। ये हो जाएगा उड़ान का पी ब्लॉक में हो जाएगा 16th ग्रुप हो जाएगा। ये हो जाएगा पी ब्लॉक में 16th ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 16th ग्रुप हो जाएगा और पी ब्लॉक होगा। आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर होगा इसका, 84 का फोर्थ आंसर होगा। देखिए थर्ड बी से चालू हुआ, जो डी ब्लॉक होता है थर्ड बी से चालू का सेकंड बी पे ख़त्म होगा। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 21 से 30, इसमें हमें कितना 4 जोड़ना है, तो 31, 32, 33, 34, ठीक है। बोरान कार्बन, ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड आंसर होना चाहिए इसका। फोर्थ आंसर सेकंड आंसर होगा, फोर्थ पीरियड होगा, 16th ग्रुप होगा और पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। आइए भाई ये क्या हो गया? ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका फोर्थ हो गया और ये आपका फिफ्थ हो गया, ये आपका सिक्स्थ हो गया। बिल्कुल सही है, आंसर सेकंड होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक का। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे देखते हैं क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ 34 बिलोंग टू, अच्छा भाई एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग करता है। देखिए एटॉमिक नंबर जो 34 होता है ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 4 से, ठीक है। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होगी 4 होगी, ठीक है। और ये होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किसका होता है? पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये जो होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है बेटा। ये पी ब्लॉक में 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है, मतलब 16th ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक होगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा और 16th ग्रुप होगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सल्फर एटम इन सल्फर 8। अच्छा भाई सल्फर 8 पे हमें सल्फर की वैलेंसी और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। सल्फर 8, देखिए सल्फर 8 क्या होता है? ठीक है, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
ये होता है सल्फर 8 होता है। यहाँ पे देखिए ईच सल्फर से जुड़ा है, मतलब यहाँ पे प्रत्येक सल्फर जुड़ा है, तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो सल्फर है, प्रत्येक सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक ना, प्रत्येक सल्फर ने अपने 2 बॉन्ड बनाए, इसलिए इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसका जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैलेंसी कितनी है, 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। What are x and y in the reaction? अच्छा भाई, और हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। आइए देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दिया गया है x Br2 और प्लस 6 मोल ऑफ वाटर, 6 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया है, इक्वल टू BrO3 -1 है, BrO3 -1 है और प्लस y मोल Br -1 प्लस 3 मोल ऑफ वाटर दिया गया है। ठीक है, आइए हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि हम Br2 को देखें। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में खुद से जुड़ा है, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +5 होगी और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, तो क्या हम ब्रोमीन को 2 बार लिख लें, कोई दिक्कत है? आइए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रोमीन को मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, Br2 प्लस Br2। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन दिखा देंगे, अब हम रिडक्शन दिखा देंगे। ठीक है, प्लस 6 मोल ऑफ OH माइनस हो गया इक्वल टू BrO3 -1 प्लस y मोल Br माइनस प्लस 3 मोल ऑफ वाटर दिया गया है। ठीक, आइए ब्रोमीन फ्री स्टेट पे खुद से जुड़ा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगी और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो Br2 है इसको हम डिनोट करेंगे इसके साथ, और यहाँ पे जो मैंने Br2 दिया है इसको हम डिनोट करेंगे इस बारे Br के साथ। ठीक है, आइए 0 से +5 पे गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना, 0 से +5 पे गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, कितने का चेंजेस आया, 5 का चेंजेस आया। आईसी कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए 0 से -1 पे गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया, 0 से -1 पे गया, 1 का चेंजेस आया, 1 हो गया। आईसी कितनी है, 2 आईसी होगी, 2 हो गई। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इनका क्रिस क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये 1 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 5 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम देखिए क्या है कि हमें यहाँ पे एटमों को बैलेंस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन के 2 एटम है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ब्रोमीन बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, यहाँ पे 10 ब्रोमीन है और वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, 5 और 1 6 सॉरी 5 दूना 10 और 2 यहाँ पे आ गए, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और यहाँ के लिए देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ के लिए y की वैल्यू आ गई 10 आ गई। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे हमें अच्छा ऑटो कोफिशिएंट देखना था। यहाँ पर x की वैल्यू जाएगी 5 1 6 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई और वहाँ पर y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, 2 और 3 और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 87, डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर मस्ट हैव। भैया गैसेस अगर डिफरेंट है और टेम्परेचर सेम है तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये सेम होती है, ठीक है। अगर गैसेस डिफरेंट है बट टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पे, A solution is prepared by adding 2 grams of a substance A to 18 grams of a water. Calculate the mass percent of a solute. हमें यहाँ पर सोल्यूट का मास परसेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सोल्यूट है मतलब यहाँ पे जो सबस्टेंस A है यही आपका सोल्यूट होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन होता है। सोल्यूट यहाँ पे कितना दिया गया, 2 ग्राम दिया गया है और सॉल्वेंट का वेट आपको दिया गया 18 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाया है वो 20 ग्राम का बना होगा, ठीक है ना भाई। सॉल्यूशन कितना होगा, 20 ग्राम का होगा। तो क्वेश्चन ने आपसे इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो निकाल लीजिए, तो परसेंटेज बाय वेट हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज निकालना है ना तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आइए देखिए वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम है, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 20 ग्राम आ गया, ठीक है, इंटू 100 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 दूना 10, ये आ गया 10% आ गया, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 10% आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ ऑक्साइड इन अ थर्ड पीरियड, ठीक है। हमें यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखिए सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये सब के सब नॉन मेटल हैं और जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ पर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ, यहाँ पर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ। अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आइए ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है, ये 5th हो गया, ये 6th ए ग्रुप का एलिमेंट है और ये 7th ए ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो पीरियड में हम यहाँ पे क्या गए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज द क्वांटम नंबर n = 4 एंड m = 2। अच्छा भाई यहाँ पर हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा भाई हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यहाँ पर हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, किसको देख के, n = 4 और m = 2 को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू आपको 4 दी गई है और m की वैल्यू आपको 2 दी गई है, ठीक है। और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। आइए पहला ऑप्शन दिया गया द इलेक्ट्रॉन में हैव द क्वांटम नंबर s = +1/2, ठीक है भाई। देखिए m की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर m की वैल्यू 2 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो s की वैल्यू वो प्लस का हाफ भी हो सकती है और माइनस का 1/2 भी होगी। भाई होता है क्या है कि जो ऑर्बिटर होता है, ऑर्बिटर में जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है
अपोजिट स्पिन होती है, मतलब एक प्लस हाफ में होता है और दूसरा माइनस का हाफ में होता है, तो प्लस हाफ भी होगा माइनस का हाफ भी होगा, बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है, द इलेक्ट्रॉन में हैव द क्वांटम नंबर L इक्वल टू 0 1 2 3। आइए यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 4 है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 4 है तो L की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे क्या आपको M की वैल्यू, यहाँ पे क्या आपको M की वैल्यू 2 मिलेगी, नहीं, यहाँ पे M की वैल्यू हमें 2 नहीं मिलेगी, ये गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी, 1 है। अगर यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू जो होगी -1 होगा और 0 होगा और +1 होगा। क्या यहाँ पर आपको M की वैल्यू 2 मिल रही, नहीं मिल रही है, गलत है, ठीक ना। हमें क्या देखना है, हमें M की वैल्यू भी देखनी ना। यहाँ पर M इक्वल टू 2 नहीं आएगा तो कौन सा आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द यूनिट ऑफ, सिंपल है, थर्ड आंसर होगा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखिए क्या होता है, वेट, जो वेट होता है इज डायरेक्टली फॉर द क्यू, ठीक, चार्ज क्यू होता है। आइए जब यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो वेट इक्वल टू आ जाता है Z इंटू क्यू, ठीक है। ये जो Z होता है यही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, ये कहलाता है। अब यदि यहाँ से आपको Z की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन चार्ज क्यू इन कूलाम, ठीक है, इन कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से Z की यूनिट क्या आ गई, Z की यूनिट आ गई वेट अपॉन कूलाम, ठीक है, वेट अपॉन कूलाम, मतलब वेट मतलब इन ग्राम, मतलब वेट मतलब इन ग्राम, ठीक है। वेट किस में, इन ग्राम में होगा, ठीक है। आइए आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। Which of the following elements shown is pair with the atomic number belong to the same period? आइए, अच्छा, which of the following element shown as pair with their atomic number belong the same period? हमें सेम पीरियड देखना है, ठीक है। आइए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19, आइए पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया गया 19 दिया गया है, 19 ये होता है पोटेशियम का होता है, किसका होता है, पोटेशियम का होता है, ठीक है, हालिना का, ठीक है, पोटेशियम का होता है। तो इसके लिए जो पीरियड होगा वो होगा 4th होगा, ठीक है, 4th होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया 38 दिया गया है, जो 38 होता है, 38 ये होता है स्ट्रोंशियम का होता है, ठीक है। 38 किसका होगा, स्ट्रोंशियम का होगा। और यहाँ पे भाई N/4, ठीक है, 10 में 6 36 37 38, हाँ, ये हो जाएगा सेकंड बी ग्रुप का एलिमेंट होता है। और इसके लिए पीरियड नंबर क्या होगा, इसके लिए पीरियड नंबर होता है 5 होगा, ठीक है। भाई तो गलत हो गया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेम पीरियड, हमें देखना है, ठीक है। पहले ऑप्शन में एक 4th पीरियड का है, दूसरा 5th पीरियड का, गलत हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर 12 दिया गया है, अच्छा भाई एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो ये 12 जो होगा, एटॉमिक नंबर 12 है तो ये होगा मैग्नीशियम होगा, ठीक है। और इसके पीरियड नंबर क्या होगा, इसके पीरियड नंबर 3 होगा, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो सेकेंडर ग्रुप का जो सेकेंडर ग्रुप होता है वो सेकंड पीरियड चालू होता है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम कहाँ पे होगा, पीरियड नंबर 3 पे होगा। अगला देख लेते हैं 17, जो 17 है ये हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, ये होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है,
एटॉमिक नंबर होता है। और इसके लिए पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी पीरियड नंबर जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है और जो क्लोरीन है वो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। आइए 93 पे चलते हैं। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू फोर्थ पीरियड। अच्छा भाई, कोई एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा फोर्थ पीरियड से एंड 15th ग्रुप से ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एक्स। अच्छा भाई, मतलब इसका क्या है कि इसका पीरियड नंबर 4 है, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। और ग्रुप नंबर क्या है इसका, ग्रुप नंबर दिया गया 15 दिया गया है। अच्छा भाई, आइए ग्रुप नंबर दिया गया 15 दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 हो गया, ठीक है। तो 3d10 हो जाएगा, हाँ 3d10 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा, ठीक है। कौन से 15 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4p3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4p3 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्या है। इट हैज़ पार्सली फील्ड डी ऑर्बिटर। इन्होंने कहा कि पार्सली फील्ड डी ऑर्बिटर, मतलब जो डी ऑर्बिटर है वो हाफ फील्ड है, मतलब आधा भरा है। नहीं, जो डी फील्ड है, जो डी सबसेल है वो कंप्लीट है। इन्होंने क्या कहा, पार्सली कहा है, गलत है। फुल फील्ड है, उन्होंने क्या कहा, पार्सली कहा, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटर एंड कंप्लीटली फील्ड पी ऑर्बिटर। अच्छा भाई, जो एस ऑर्बिटर है वो तो कंप्लीटली फील्ड है, बट जो पी ऑर्बिटर है वो हाफ फील्ड है, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटर एंड हाफ फील्ड ऑफ पी ऑर्बिटर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए जो एस ऑर्बिटर है वो कंप्लीटली फील्ड है और जो पी ऑर्बिटर है वो हाफ फील्ड है। बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट साइज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट साइज ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या होता है, हम ऐसे बता देते हैं कि मोल नेगेटिव, मोल साइज, मोल नेगेटिव, मोल साइज, ठीक है। और देखिए मोल पॉजिटिव लेस साइज, ठीक है। मोल नेगेटिव मोल साइज, मोल पॉजिटिव लेस साइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोल नेगेटिव मोल साइज, मोल पॉजिटिव लेस साइज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मोल नेगेटिव मोल साइज हो गया, उसके बाद फिर माइनस का 1 आ गया, फिर न्यूट्रल हो गया, फिर प्लस का 1 और प्लस का 2, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। Among the element with numbers 9, 12, 16 and 36 which is highly electropositive। अच्छा भाई देखिए, हाँ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 जो होगा ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 9, ये आपका होगा फ्लोरीन के लिए होगा, ठीक है ना। जो फ्लोरीन होता है ये 7th ग्रुप का एलिमेंट होता है। जो फ्लोरीन होता है ये 7th ए ग्रुप का एलिमेंट होता है। और जो 7th ग्रुप का एलिमेंट होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखना है, ठीक ना। ये तो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, गलत हो गया। फिर देखते हैं एटॉमिक नंबर 12। जो एटॉमिक नंबर 12 होता है ये होता है मैग्नीशियम के लिए होता है। अभी मैंने आपको बताया था पहले ही,
एटॉमिक नंबर 12, ये क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। और जो मैग्नीशियम होता है ये सेकंड आर ग्रुप का एलिमेंट है। किसका है, सेकंड आर ग्रुप का एलिमेंट है। और जो सेकंड आर ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये होते हैं मोर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। 16 एटॉमिक नंबर जो 16 है ये होता है सल्फर के लिए होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और ये होता है 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है। किसका होता है, 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक का होता है। ठीक है, आइए और फिर यहाँ पे देखते हैं 36 हो गया। ये जो 36 होगा 2 10 ये हो जाएगा क्रिप्टन हो जाएगा। आई थिंक क्रिप्टन ही होगा, हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हाँ ये क्रिप्टन होगा। ठीक है ना, ये जो क्रिप्टन है ये होगा 0 ग्रुप होगा। ठीक है, ये होता है 0 ग्रुप का होता है, देखिए। ठीक है, देखिए जो सेकेंड आर ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, सेकेंड आर ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। एडजस्टन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। बिल्कुल सही बात है। इक्विवेलेंट वेट, जो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स वैलेंसी। ठीक है, इट्स वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होता है। बिल्कुल सही दिया गया रीजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि MnO4 भाई यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +7 है और यहाँ पे +7 से +2 पे गया। अच्छा भाई, मतलब कुल मिला के इसने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, तो इसके लिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इसके लिए जो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इसके लिए जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। सही है, मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एडजस्टन भी सही है और रीजन भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए, एडजस्टन भी सही, रीजन भी सही है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो रीजन है वो एडजस्टन का सही एक्सप्लेनेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। There are many elements in the periodic table which variable valency. This is a particular characteristic of. अच्छा, there are many elements in the periodic table, बिल्कुल सही बात है, which exhibit variable valency. अच्छा भाई, variable valency का मतलब हो गया जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक। ठीक है ना, क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए, क्या दिया गया, व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू 500 ml ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमें एक सॉल्यूशन दिया गया कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी हमें करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। जानकारी आपको दी गई है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम आपको दिया गया 500 ml और कंसंट्रेशन दी गई है 1 मोलर दी गई है। ठीक है, हमने इसकी करवाई इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। ठीक है, अच्छा भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट्स कंसंट्रेशन ड्रॉप टू 0.8 मोलर। ठीक है, अच्छा भाई, इसका मतलब जब आपने इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो हमें यहाँ पर 0.2 मोलर कॉपर डिपॉजिट हुआ एट आ कैथोड पे। ठीक है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर थी। जब आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो 0.8 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ही बच गई और 0.2 मोलर कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन ने यहाँ पर आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। ठीक है, आइए, तो नंबर ऑफ फैराडे इक्वल हो जाएगा
ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, Cu+2। आइए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, ठीक है। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। मोलरिटी कितनी आई, 0.2 आ गई है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया गया, 500 ml है, ठीक है। 1000 डिवाइड कर दो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और वैलेंस फैक्टर इसका कितना है, 2 है, ठीक है। और ये कितने बार गया, 2 बार गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैराडे आ गए, नंबर ऑफ फैराडे आपके आ जाएंगे 0.2, कितना आ गया, 0.2 फैराडे। यहाँ पर नंबर ऑफ फैराडे कितना आ गया, 0.2 फैराडे आ गए, ठीक। आइए हमें क्या निकालना, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, ठीक है। आइए देखिए भाई, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.2 फैराडे आ गया ना भाई। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 6 × 10 की पावर 23। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे आप कह लो, बात एक ही है, ठीक है। आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे भी कह सकते हो, ठीक है। तो 0.2 फैराडे या 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 0.2 × 6 × 10 की पावर 23, तो यह आ जाएगा 1.2 × 10 की पावर 23, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 1.2 × 10 की पावर 23। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अच्छा भाई, आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अच्छा भाई, आइए देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अच्छा भाई देखिए यहाँ पे क्या है, एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 30, 48 एंड 80। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। दूसरे दिखाई पड़ रहा है भाई, यहाँ पे देखिए क्या है, 38, 30, ठीक है। जो 30 होता है जिंक का होता है, ठीक है। आइए 48 किसका होता है, 48 जो होता है, एक मिनट, आइए फिर से हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है कि उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, इन आउटर मोस्ट सेल में निकालना है। अच्छा भाई यहाँ पे देखिए भाई, जिनके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अच्छा भाई डिस्कस किया जाए। ठीक ठीक ठीक, सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या देखना, हमें देखना है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। देखिए भैया, देखिए जिनका ग्रुप नंबर सेम होता है
जिनका ग्रुप नंबर सेम होता है तो उनके लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जिन एलिमेंटों का ग्रुप नंबर सेम होगा उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले ही आंसर होगा, फर्स्ट आंसर होगा एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30, 48 एंड 80। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट दिया गया है 30, देखिए, और ठीक है जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, फिर आपको दिया गया 48 दिया गया है, 48 होता है कैडमियम का होता है, किसका होता है, कैडमियम का होता है। ठीक है, और फिर आपको दिया गया 80 दिया गया मर्क्यूरी का होता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, सेकंड बी ग्रुप होता है। क्या होते हैं ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है सेकंड बी ग्रुप के। ठीक है, इन तीनों के लिए ग्रुप नंबर सेम है तो इनके लिए ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन आर प्रेजेंट इन अ 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आइए, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसका वेट आपको दिया गया है 0.051 ग्राम आपको वेट दिया गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन निकालना है। ठीक है, आइए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसके मोल निकालने पड़ेंगे। मोल निकालने के लिए आपको इसके मौलिक का वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, मौलिक का वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मौलिक का वेट आएगा वो होगा 102 होगा। ठीक है, जब आप इसके वेट ग्राम इसके मौलिक का वेट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे, तो मोल आ जाएंगे 5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये मोल आ गए। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयन निकालना है। तो नंबर ऑफ आयन निकालने के लिए हमें अब हम निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जब आप इसके मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने निकला है, 3 × 10⁻20 निकला है मॉलिक्यूल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एल्यूमिनियम आयन के नंबर निकालने। एल्यूमिनियम कितने आयन है, सॉरी कितने नंबर है, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻20। ठीक है, ये आपका निकल आएगा नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, हो जाएगा फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ओके।